प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपना चौथा पाठ पानी की खोज के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं। तो कल हमने आपको बताया था संज्ञा से विशेषण किस प्रकार बनाया जाता है, और उसके बाद में पाठ से हमने समानार्थी शब्दों को छांट करके लिखा था। तो आज हम एक बार उसे फिर से दोहरा देते हैं। तो संज्ञा से हमने विशेषण कैसे बनाया था। पहला शब्द था हमारा जहर। जहर संज्ञा शब्द है और उससे विशेषण जो बना है वह है जहरीला। उसके बाद उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था, कल मैंने एक जहरीला सांप देखा। तो जहरीला सांप, सांप संज्ञा हो गया। उसकी क्या विशेषता है कि सांप जहर से भरा हुआ है या जहरीला है, तो जहरीला विशेषण हो गया, सांप संज्ञा हो गया। चमक, चमक संज्ञा शब्द है और चमक से बना है चमकीला। आसमान में चमकीला तारा देखो, तो तारा संज्ञा हो गया और चमकीला है हमारा विशेषण। तारे की क्या विशेषता है, वह चमकीला है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में चमक है। खर्च संज्ञा शब्द है और खर्च से बना है खर्चीला। अधिक खर्च करने वाले को खर्चीला कहा जाता है। तो राहुल एक खर्चीला लड़का है, तो लड़का संज्ञा हो गया और खर्चीला विशेषण। लड़के की क्या विशेषता है कि वह खर्चीला है। ठीक उसी तरह रंग, रंग से रंगीला। तो रंगीला छाता देखो। रंगीला छाता मतलब वह छाता जो अलग अलग रंगों से बना हुआ है, अलग अलग रंगों का उसमें शामिल है, तो रंगीला छाता। सुर संज्ञा है, सुर से बना सुरीला। और हमें पता ही है कि काजल सुरीला गीत गाती है, तो गीत संज्ञा हो गया, सुरीला विशेषण। गीत कैसा है, सुरीला। सुर से गाने वाले को, अच्छे प्रकार से गाने वाले को सुरीला गीत कहा जाता है। रस से रसीला। कल मैंने रसीला आम खाया, तो आम की क्या विशेषता है, आम रसीला है, रस से भरा हुआ। उसके बाद हमने समानार्थी शब्द जो था, पाठ के समानार्थी शब्दों को ढूंढ करके हमें उसे करना था, और आपको पता ही है इसे हमें पाठ के ही समानार्थी शब्द चाहिए थे। तो कोई बाहर से नहीं हमें चुनना है, पाठ में से हमने चुना था। इसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, इसे पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो सुबह का हो गया भोर, ये पाठ का ही शब्द है भोर। जिंदा का है जीवित। जिंदा जो शब्द है उसका जीवित है। साफ का शुद्ध। तरीका का उपाय हमने आपको बताया था, और नुकसानदायक का पाठ में दिया था हानिकारक। विषैला का दे रखा है, उसका पर्यायवाची या समानार्थी था जहरीला। विषैला का जहरीला। तो आज हमें वाक्य बनाने हैं, और मैंने आपको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के बारे में भी बताना था। तो इस शब्द को पहले सुना जाए, ये आपने शायद पहले भी इसे पढ़ रखा हो। सम श्रुत, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्द। तो ये किस प्रकार का शब्द होता है, समश्रुत। अब इसको भी हम दो हिस्से में अगर इसको बांट लिया जाए, तो सम और श्रुत। सम का होता है एक समान, इसका अर्थ होगा समान, समान।
श्रुत मतलब सुनना, सुनना। श्रुत लेख आपने सुना होगा, डिक्टेशन को हिंदी में श्रुत लेख भी कहा जाता है, आपको याद आया होगा। तो सम का अर्थ होता है समान, जो सुनने में एक समान लगे, सुनने में एक जैसे नहीं, एक समान, लगभग समान उच्चारण हो, लेकिन उनका अर्थ जो है भिन्नार्थक शब्द, अर्थ की दृष्टि से वे भिन्न होने चाहिए, उसे सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। सम मतलब सुनने में एक समान, लेकिन उनका वर्तनी और जो हम कहेंगे अर्थ वो अलग अलग, तो लिखने में अलग हो, उनका अर्थ अलग हो, सुनने में लगभग समान होता है। जैसे गृह, गृह कार्य, गृह और ग्रह दोनों अलग अलग चीजें। जो गृह होता है घर को कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं आज मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं, तो गृह कार्य जो आप घर में जो काम करते हैं, होमवर्क, उसे गृह कहा जाता है। और ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह नक्षत्र को कहा जाता है, जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है, इंग्लिश में आप प्लैनेट बोलते हैं। सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है। तो ये हमने ये जाना। तो ग्रह और गृह सुनने में ज़्यादा अंतर नहीं लगता, ग्रह और गृह, लेकिन अर्थ एकदम अलग अलग है। गृह को घर कहते हैं और ग्रह को नक्षत्र कहा जाता है। तो हम आज वाक्य बनाएंगे इन पे, ताकि इसका अर्थ भी हमें स्पष्ट हो जाए। हमें वाक्य बनाना है ग्रह का, गृह का, आदि और आदि। आदि, आदि, इसमें द पे छोटी ई की मात्रा है, कम देर इसका उच्चारण कर रहे हैं लोग, आदि। और आदि, आदत को कहते हैं, आदत को आदि भी कहा जाता है। तो हम ये उच्चारण लगभग एक समान है, एक जैसा नहीं है, लगभग एक समान है, और अर्थ और वर्तनी अलग अलग है। वर्तनी स्पेलिंग को कहा जाता है, तो अर्थ की दृष्टि से ये अलग है, वर्तनी के दृष्टि से अलग है। तो आज हम इसी को शुरू करते हैं, और ये हमारा 5वां प्रश्न रहेगा, वाक्य बनाओ। तो शुरू करते हैं अपना 5वां प्रश्न। हमारा 5वां प्रश्न है, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में पहला है, मैं दोनों को लिख देता हूं जो अभी हमने किया। ग्रह, ग्रह का अर्थ है नक्षत्र। इसका हमें वाक्य बनाना है। दूसरा है गृह, जिसे घर कहा ही जाता है। अब हमें ऐसा वाक्य बनाना है ताकि इसका अर्थ हम स्पष्ट कर सकें। ग्रह, गृह, उच्चारण में भी अंतर है, आप ध्यान दीजिए, लगभग समान है, समान नहीं है, लगभग समान। ग्रह, गृह, ग्रह, गृह, तो वर्तनी में अंतर है, वर्तनी स्पेलिंग को कहा जाता है, तो वर्तनी में भी अंतर है, अर्थ में भी अंतर है। नक्षत्र, घर, नक्षत्र प्लैनेट के लिए, घर। तो गृह कार्य आपने सुना होगा, आपको टीचर गृह कार्य देते हैं, घर में करने का कार्य को गृह कार्य कहा जाता है। तो ये घर हो गया इसका अर्थ, ग्रह का नक्षत्र हो गया। जैसे पृथ्वी सौरमंडल में, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। हमें पता है कि हम सौरमंडल में, हमारी पृथ्वी है,
सौरमंडल में सभी ग्रह, जो 8 ग्रह हैं, वे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह, प्लेनेट या फिर हम नक्षत्र भी कह सकते हैं। हिंदी में ग्रह को नक्षत्र कहा जाता है। तो अब वाक्य ऐसा बनाएंगे ताकि हमें अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। तो गृह का बनाएंगे, पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह है। तो ग्रह जब हम बोलते हैं तो जैसे सूरज एक ग्रह नहीं है, सूरज एक तारा है। सूरज एक तारा है, लेकिन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब ग्रहों के नाम। पृथ्वी एक ग्रह, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, पृथ्वी ग्रह पे ही जीवन है, या पृथ्वी ग्रह पे ही पानी है। तो ये भी सही होगा। तो ये नहीं कि जो मैंने लिखा है आप बस उसी को ही लिखेंगे आंख बंद करके। आप अपने शब्दों से अपने वाक्यों, अपना भी वाक्य बना सकते हैं। तो क्यों ये ना समझे कि जो टीचर लिखवाता है बस वही सही है, हम नहीं, जो लिखा रहे हैं वो गलत है, हम लिख रहे हैं जो गलत है, ऐसी बात नहीं। वाक्य सही होना चाहिए। आप अर्थ समझ ही गए हैं तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। तो आगे चलते हैं। हमारा दूसरा है गृह, घर के लिए। पिताजी आज गृह पर है, मतलब घर पर ही हैं। रविवार को पिताजी गृह पर ही रहते हैं। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं वाक्य, रविवार को पिताजी गृह पर, गृह में ही, गृह मतलब घर में ही रहते हैं। या फिर आज मुझे हिंदी का गृह कार्य मिला है। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार वाक्य लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर ने लिखवाया है आप वही लिखे हूबहू। कुछ बच्चे ठीक उसी को याद भी कर लेते हैं, हूबहू जैसे लिखाया जाता है। तो ये सही नहीं। हमें अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में इसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये हम बस, अगला है हमारा, हमने ग्रह और गृह क्या कर दिया, आदि, ये तो हमने कर लिया दोनों। अगला हमारा जो वाक्य है वो है आदि। आदि का अर्थ होता है वगैरह। वगैरह। और दूसरा है आदि। आदि का अर्थ होता है आदत। आदत। तो इनका हम वाक्य बनाएंगे। अच्छा, इसमें इसको रेखांकित कर दूं मैं गृह को, ताकि आपको पता चले कौन सा। तो वगैरह, जैसे हम कहेंगे संज्ञा के उदाहरण बताइए। भाई संज्ञा के तो बहुत सारे उदाहरण, संसार में हर चीज़ का नाम होता है, हर नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के उदाहरण हम बता रहे हैं कि मार्कर हो गया, पुस्तक हो गई, दीवार हो गया, पंखे हो गए, बल्ब हो गए, आदि आदि। तो आदि मतलब वगैरह वगैरह। और लिस्ट बहुत लंबी है, ये सूची बहुत लंबी है। तो जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई संज्ञा के उदाहरण पूछेगा तो हम कितने देंगे, हम 5 देंगे, 6 देंगे, बहुत होगा 8 उदाहरण देंगे। उसके बाद हम क्या कहेंगे, वगैरह आदि।
आदि मतलब उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम समय के कारण या फिर हम कहेंगे जगह की कमी के कारण सब सारे उदाहरण तो लिख नहीं सकते, तो उसको आदि बोलते हैं कि मतलब संज्ञा में कौन कौन से थे। शेर भी संज्ञा का उदाहरण है, कील भी, हमारा जो कलम है, मार्कर, ये भी संज्ञा का उदाहरण, पंखा, पृथ्वी, एवरेस्ट, पत्थर, ये सब तो संज्ञा के उदाहरण। तो हम कितने देंगे? तो जब बहुत लंबी सूची बन जाती है तो उसके बाद हम लिखते हैं आदि। आदि मतलब ये सूची बहुत लंबी है, हमने बस कुछ लिखी है, समय की बचत के कारण या जगह की कमी के कारण सारे उदाहरण हम संज्ञा के नहीं दे सकते। क्या कभी ये संभव हो सकता है कि हम संज्ञा के सारे उदाहरण लिख दें? तो जब ऐसे जिसमें सूची बहुत लंबी हो जाती है और हम यही बताना चाहते हैं कि ये और भी सूची में बहुत से शब्द हैं, तो हम आखिरी में आदि लिख देते हैं। तो आदि का मतलब वगैरह वगैरह। और दूसरा है आदि, यहाँ पे द में बड़ी ई की मात्रा है, इसे आदत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आदत। जैसे राहुल झूठ बोलने का आदी है, वो बार बार झूठ बोलता है, उसको आदत पड़ गई है। किसकी? झूठ बोलने की। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ, तो आप समझ भी गए हैं। संज्ञा के उदाहरण, संज्ञा के उदाहरण हैं, उदाहरण लड़का, कलम, वाराणसी आदि। आदि मतलब वगैरह वगैरह, बहुत से उदाहरण हैं। हम तो बस 1 2 3, हमने 3 ही उदाहरण लिखे हैं, ये तो करोड़ों में है। तो एक ये अच्छा वाक्य हमने बना दिया। अब चलते हैं आदि। आदि का होता है आदत। आदि का क्या अर्थ होता है? आदत। अभी मैंने बताया राहुल झूठ बोलने का आदि। राहुल झूठ बोलने का, राहुल को झूठ बोलने का, झूठ बोलने का आदि। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, हमने देखा आ में बड़ी, द में बड़ी ई की मात्रा है, आदि है। तो इस आदि का अर्थ होता है उसे झूठ बोलने की आदत है, वह बात बात पे झूठ बोलता है, तो उसे झूठ बोलने की आदत हो गई। तो इस आदि जिसमें द पे बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ होता है आदत, और आदि द पे छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है वगैरह। तो बोलने में भी जरा बहुत कम का अंतर है, कुछ बच्चे तो इसे गलत पढ़ते भी हैं, अंतर है दोनों में। आप ध्यान से देखिए, आदि द पे द जो बड़ी छोटी ई की मात्रा है कम देर के लिए पढ़ी जाती है, आपको पता है, आदि। और ये आदि, आदि ये बड़ी ई की मात्रा है, इसे जरा सा बोलने में ये देर तक बोला जाता है, आपको पता है बड़ी ई की मात्रा को देर से पढ़ा जाता है। आदि आदि, तो ये अंतर बहुत कम है। तो ऐसे ही शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। सुनने में लगभग एक समान होते हैं, लेकिन इनका जो वर्तनी स्पेलिंग अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है। तो ग्रह, गृह, आदि, आदि, ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द थे। तो आज हमने इनका वाक्य में आपको बता दिया और वाक्यों में भी इसका प्रयोग करवा दिया। अब आप इसे समझ गए होंगे। अब न केवल आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं,
बल्कि आप इसे परीक्षा में अगर आता है तो आप इसका अपना ही वाक्य बनाइएगा। और सम शुद्ध भिन्नार्थक, कितना अच्छा नाम है। सम मतलब होता है सुनने में एक समान। सम शुद्ध का अर्थ होता है सुनने में एक समान। भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ वाला, जिसका अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्द है। तो ये हमने आज इसे सीखा। और सोचो और लिखो, ये अब हम अपने पाठ के दूसरे हिस्से में चलेंगे और इसे भी हम आज समझ लेंगे। अंटार्कटिका में साफ पानी क्यों होगा, लिखो। तो ये हम इसे ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसे ताकि हम अपना अगला प्रश्न भी कर सकें। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब आ जाते हैं सोचो और लिखो। ये आपको चर्चा ऑनलाइन कक्षा में भी इस पे करनी है, तो हम इसको भी जरा बता दें आपको। तो सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अंटार्कटिका में साफ पानी क्यों होगा, में पानी साफ क्यों होगा, क्यों होगा, लिखो। तो हमें ये बताना है कि हमने देखा इस पाठ में, हम जब पढ़ रहे थे हमने देखा कि ज़ीटो जो था उसे पता था कि जो पानी है वो साफ पानी अंटार्कटिका में ही मिलता है, लेकिन फिर भी वह टीना की मदद मांगने आया था। वह टीना की मदद क्यों मांगने आया था? असल में वो टीना को जागृत करने आया था, उसको हम कहेंगे जागरूक करने आया था। टीना को भी साफ पानी का महत्व नहीं पता था। तो ज़ीटो ने यही काम किया। उसे ये पता था कि पृथ्वी पे अब पानी साफ बचा नहीं है, हाँ अंटार्कटिका में साफ पानी बचा है। ये बात ज़ीटो जानता था, क्योंकि हमने देखा पाठ में अंत में जब टीना दुखी हो जाती है, जब वो उसे पानी नहीं दे पाती या दिला पाती, तो ज़ीटो यही बात कहता है कि मैं तो अंटार्कटिका जा रहा हूँ, क्योंकि अंटार्कटिका में शुद्ध पानी है। अंटार्कटिका आपको पता ही है दक्षिणी ध्रुव पर है और वहाँ बहुत ही अधिक ठंड है। वहाँ का जो तापमान है -100 डिग्री जो है सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है और वहाँ इंसान नहीं रहते हैं। इतने ठंड के कारण शायद वे जीवित न रह पाए। तो वहाँ पे शुद्ध पानी है, क्योंकि इंसान अभी वहाँ नहीं पहुँचा है। अगर इंसान नहीं पहुँचा है तो वहाँ पे तो रसायन भी नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि जो पानी को जो गंदा करने का कार्य जो है, पानी को अशुद्ध करने का काम इंसान ही करता है, बाकी जानवर नहीं। तो इसी कारण से अंटार्कटिका में हम कहेंगे अंटार्कटिका का पानी इसलिए साफ है क्योंकि वहाँ अभी मनुष्य नहीं पहुँचा। अगर वहाँ भी मनुष्य पहुँच जाएंगे तो वहाँ भी शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे भी पानी अशुद्ध हो जाएगा। तो यही हमें कारण बताना है कि अंटार्कटिका में पानी साफ क्यों होगा। भाई वहाँ पे इंसान या मानव अभी वहाँ नहीं पहुँचे। अगर वहाँ पे मानवों ने अपनी बस्ती बसा ली, एक तो ठंड के कारण वहाँ इतना अधिक ठंडा तापमान है कि -100 डिग्री टेम्परेचर पे वहाँ पे पानी जो है तरल अवस्था में भी नहीं होता है, वो जमा होता है, पानी जमा होता है और हज़ारों करोड़ों साल से पानी वहाँ जमा हो।
और इस कारण से वो प्रदूषित भी नहीं है। ठंड के कारण इंसान वहाँ नहीं जा पाते। अगर इंसान वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो पानी शुद्ध है वहाँ का। तो यही कारण था और ये बात जीटो भली प्रकार से जानता था, लेकिन वह टीना के पास आया था क्योंकि टीना को नहीं पता था कि मनुष्य ने लगभग सब पानी के जितने भी स्रोत होते हैं, चाहे वो कुआं हो, झील हो, नदी हो, सबको हमने अशुद्ध कर दिया। तो ये था, इसे आप ऑनलाइन कक्षा में चर्चा के द्वारा आप बताएंगे। तो मैंने इसको आपको कारण बता दिया कि अंटार्कटिका में पानी शुद्ध क्यों है, क्योंकि मनुष्य वहाँ नहीं पहुँचे हैं। मनुष्य क्यों नहीं पहुँचे हैं इसका कारण मैंने आपको बताया। वहाँ का तापमान बहुत ही कम है और कम तापमान के कारण वहाँ रहना जो है संभव नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। वहाँ मनुष्य पहुँच तो गए हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी बस्तियाँ नहीं बसाई गई हैं। बहुत वहाँ रहना बहुत मुश्किल भरा है और इस कारण से यही फ़ायदा है कि वहाँ का पानी शुद्ध है, वहाँ प्रदूषण नहीं पहुँचा है, मनुष्य ने वहाँ पे अभी पानी को अशुद्ध नहीं किया है। तो ये फ़ायदा हमें पता चल गया। अगला है अब करने की बारी। तो मैंने आपको बताया था कि जो अब करने की बारी जो है, जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल प्राप्ति के स्थानों की सूचना बनाओ। तो अब करने की बारी को आज हम करेंगे। सोचो और देखो का तो मैंने चर्चा द्वारा हमने कर दिया, इसे ऑनलाइन कक्षा में आपको करना है। दूसरा है हमारा अब करने की बारी। अब करने की बारी, इसका पहला क भाग हम करेंगे आज। जल कहाँ से प्राप्त होता है? जल कहाँ से प्राप्त होता है? जल प्राप्ति के स्थान की, जल प्राप्ति के स्थानों की सूची बनाओ। तो हमें जल कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से प्राप्त होता है, उनकी सूची बनानी है। तो जैसे कि शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? जैसे बच्चे तो अपने लिखेंगे नल से। भाई सच में वर्षा से भी हमें मिलता है पानी, घर में नल से आपको पानी मिलता है। तो लगभग पानी के हर स्रोत के बारे में हमें लिखना है और ये ऑनलाइन कक्षा में हम चर्चा के द्वारा करते ही हैं, आपको पता है। तो कुएं से हमें ये भी पता चला, कुएं से पानी, या टीना ने कुएं तक गई थी, झील तक लेके गई थी, नदी तक लेके गई थी, इसमें हमने नल छोड़ दिया। वर्षा का जल, वर्षा ऋतु चल ही रही है, रात को बड़ी तेज बारिश हुई थी। तो हमें जल का स्रोत सारे बताने हैं, चाहे वो वर्षा का हो, चाहे घर में मिलने वाला नल का पानी हो, चाहे कुएं, झील या नदी की बात की जाती है। हैंडपंप आपने देखा होगा, और ट्यूबवेल जो किसान अपने खेतों को पानी देता है, ट्यूबवेल से देता है। गंगा नदी यहाँ पे एक प्रमुख नदी है, वरना नदी है। तो नदियाँ भी हैं, पानी के स्रोत होते हैं। झील, तालाब, नल, वर्षा, ये सब पानी के स्रोत हैं। तो हम इनकी ऑनलाइन कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे और आप बताएंगे कि आपके घर में कहाँ से पानी आता है। तो कुछ बच्चों के घर में ट्यूबवेल से भी पानी आता है, अरे हम कहेंगे बोरवेल से पानी आता है। कुछ बच्चों के घर में नलों के द्वारा पानी भेजा जाता है। तो ये सब हम इस पर कल चर्चा के द्वारा ऑनलाइन कक्षा पे इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।
कल हम अपने अब करने की बारी के हैं, अन्य जो प्रश्न बचे हैं उनको भी एक एक करके करते जाएंगे।